Yes, friends. Very good evening. चलो कैन वी स्टार्ट। तो कल हमने कैपिटल बजटिंग या स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टार्ट करा था। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं व्हाट ऑल पॉइंट्स वेर सीन एंड विल कंटिन्यू विद टुडेज डिस्कशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर व्हाट बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न और कैपिटल बजटिंग का मीनिंग क्या है। सिंपल वर्ड्स में इट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वेर इन विल बी टेकिंग अ डिसीजन कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने मल्टीपल टाइप्स देखे थे उसके। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी रिप्लेसमेंट और मॉडर्नाइजेशन डिसीजन, राइट। रिप्लेसमेंट मतलब एक एग्जिस्टिंग मशीन हम रिप्लेस कर रहे विथ न्यू मशीन और एग्जिस्टिंग एसेट, राइट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन मीन्स न्यू से टेक्नोलॉजिकली एनहांस्ड मशीन हम परचेज करने का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, राइट। एक्सपांशन, हियर सेम प्रोडक्ट लाइन में हम कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इवैल्यूएट कर रहे हैं। मतलब एग्जिस्टिंग एक प्लांट एंड मशीनरी है, कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स, एक और प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेंगे जिससे कि कैपेसिटी अपनी इंक्रीज होगी, राइट। तो यहां पे प्रोडक्ट लाइन अपनी सेम रहेगी। डाइवर्सिफिकेशन, ऑल टुगेदर न्यू प्रोडक्ट हमें स्टार्ट करना है या नहीं करना है, दैट वी आर इवैल्यूएटिंग, ओके। देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। Mutually exclusive project means there are multiple projects under evaluation. If one project is selected, remaining all projects are considered to be rejected. At a time आप एक ही project select करोगे, other projects will be rejected. Such projects are called as mutually exclusive. Accept reject criteria independent projects means multiple projects are there, एक दूसरे के साथ कोई उसका लेना देना नहीं है। तो इंडिपेंडेंटली हर एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लो के बेसिस पे हम सिलेक्शन करेंगे। एंड डिपेंडेंट मींस इफ वन प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड अनदर प्रोजेक्ट हैज टू बी एक्सेप्टेड। तो एग्जांपल पेन एंड रिफिल का हमने लिया था कल। देन फॉर आवर डिसीजन मेकिंग वी हैव टू कंसीडर सम फाइनेंशियल पैरामीटर्स। तो हमने फाइनेंशियल पैरामीटर्स कंसीडर करे थे, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें कंसीडर करना होगा। अब इसमें क्या क्या आएगा वो डिस्कस करना बाकी है, आगे जाके जब एग्जांपल आएगा तब देखेंगे, ओके। प्रोजेक्ट लाइफ, ये तो दिया रहेगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या बिजनेस हो या कोई मशीन हो उसकी लाइफ क्या होगी, ओके। डिस्काउंट रेट, ऑलवेज विल बी यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज डिस्काउंट रेट, राइट। बट समटाइम्स इन द एग्जांपल इट विल बी गिवन कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15% और से 10%, बट डिस्काउंट रेट वी आर सपोज टू यूज 15%। अगर कोई स्पेसिफिकली दिया हुआ है तो वी विल बी यूजिंग दैट। लेकिन नॉर्मल केस में डिस्काउंट रेट या प्रेजेंट वैल्यू हम कौन से रेट से कैलकुलेट करेंगे, जो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि उतना मिनिमम हमें प्रोजेक्ट से यील्ड मिलना चाहिए, राइट। एंड देन दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कैश फ्लोज हमें कैलकुलेट करने हैं, कैश फ्लो दैट टू आफ्टर टैक्स, राइट। अब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में सम पॉइंट्स वी आर सपोज टू कंसीडर। फर्स्ट पॉइंट वाज रिलेटिंग टू डेप्रीसिएशन। अपना डेप्रीसिएशन वैसे तो नॉन कैश एलिमेंट है, लेकिन जब टैक्स रेट दिया रहेगा तो डेप्रीसिएशन के ऊपर टैक्स शील्ड आएगा या टैक्स सेविंग आएगा। दैट टैक्स सेविंग हैज टू बी कंसीडर्ड एज कैश इनफ्लो। या तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, हम सेल्स रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रीसिएशन करेंगे, भले नॉन कैश है लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम माइनस करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करेंगे एंड देन सिंपली विल ऐड बैक डेप्रीसिएशन, क्योंकि यहां पे हमने लेस किया था। वी विल बी गेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, राइट। देन सेकंड पॉइंट व्हाट वी आर डिस्कस्ड वाज कि प्रोजेक्ट अगर हम कोई स्टार्ट कर रहे हैं उसकी अगर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो तो वो हमें कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। द पॉइंट विच वी आर डिस्कस्ड वाज कि हमें वो कैश फ्लो एज अ कॉस्ट आउटफ्लो कंसीडर करना होगा, भले वो प्रोजेक्ट की एक्चुअल कॉस्ट नहीं है लेकिन वो प्रोजेक्ट की वजह से कहीं दूसरी जगह हमें लॉस हो रहा है या रेवेन्यू कम हो रहा है, तो वी हैव टू कंसीडर दैट लॉस in our project evaluation, right. Sunk cost, this is the cost which is already incurred, that should be never considered for our calculation, right. Then working capital, वर्किंग कैपिटल मतलब सिंपल वर्ड्स में करंट एसेट्स में जो पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है, राइट। तो वो हमें आउटफ्लो कंसीडर करना होगा। एंड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ जो भी वर्किंग कैपिटल सेल करके या करंट एसेट सेल करके जो पैसा आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी रिकवरी, राइट। कॉर्पोरेट ओवरहेड्स या हेड ऑफिस ओवरहेड्स, प्रोजेक्ट की वजह से आपका ओवरहेड्स अगर चेंज नहीं हो रहा देन इग्नोर, एंड प्रोजेक्ट की वजह से अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो इंक्रीमेंटल पार्ट है दैट ओनली विल बी कंसीडरिंग इन प्रोजेक्ट कैलकुलेशन, राइट। देन वी हैड रिटन ऑल दिस पॉइंट्स, हमने समराइज भी किया हुआ था।
एंड देन वी आर स्टार्टेड विद द टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, विल बी डिपेंडिंग ऑन सेवरल टेक्निक्स. इसका फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पे बैक पीरियड. नेम itself suggests payback period means the period which is required to recover your initial investment, right? तो फर्स्ट कैलकुलेशन, सेकंड पार्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया. ये हमें कंपेयर करना है विद मैनेजमेंट डिसाइडेड पेबैक पीरियड. अगर अपना प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड कम है एंड मैनेजमेंट कट ऑफ पेबैक पीरियड और स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड इज हायर, तो क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट इज एबल टू जनरेट योर फंड्स टू रिकवर इन्वेस्टमेंट मोर अर्लियर, तो एक्सेप्ट करेंगे. अगर एक्चुअल पेबैक पीरियड हायर है एज कंपेयर टू मैनेजमेंट डिसाइडेड, मतलब प्रोजेक्ट ज्यादा टाइम ले रहा है टू रिकवर योर फंड्स, तो रिजेक्ट करेंगे. एंड इफ इट इज एग्जैक्टली सेम तो एक्सेप्ट करेंगे, राइट? कैलकुलेशन कैसे करना था ये हमने देखा था. अगर यूनिफॉर्म कैश फ्लोज हो तो सिंपली इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. एंड अगर डिफरेंट कैश फ्लोज हो तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो हमें कैलकुलेट करके चेक करना है कि एग्जैक्टली कहां पे रिकवर हो रहा है, राइट? तो यहां तक हमने डिस्कस करा था. नाउ we can start with the summarizing the points relating to payback and एक दो examples के ऊपर solve करेंगे. Then we'll start with the next technique. Have you understood? Are you all awake? ऐसे चेहरे आप सभी के इतने डल क्यों है वैसे? सुबह आज 8 से ही क्लास था ना आपका? हाँ, तो अभी तो क्या है, सिर्फ 4:30 तो बजे है. अभी 8 बजे तक आप बैठना है आपको, और मोस्ट ऑफ यू. चलो, चाय वगैरह पी के आए हो ना? नहीं? कहा चाय पीते हैं? पीता है? मक्का नहीं पिला, ब्रेक होता ना अगस्त में. चाय पिया करो, थोड़ा रिफ्रेशमेंट जरूरी है. चाय नहीं पीते तो कॉफी पिया करो, कॉफी नहीं पीते तो पता नहीं अभी क्या. कुछ तो होना चाहिए सो दैट इट विल मेक यू रिफ्रेश, है कि नहीं? चाय या कॉफी की बात कर रहा हूं मैं. चलिए, राइट डाउन हेडिंग टेक्निक्स. फॉर इवैल्यूएशन. टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन. इसमें फर्स्ट पेबैक पीरियड. वैसे ये फर्स्ट मेथड जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आएगा. हार्डली 5% प्रोबेबिलिटी एग्जाम में 2 मार्क के लिए, अगर आईसीआई को आपको बोनस मार्क्स ही देने हैं तो 2 मार्क के लिए आ सकता है, 2 या 3 मार्क के लिए. बट मुझे नहीं लगता कि आईसीआई को कभी आपको बोनस मार्क देने रहते हैं. सो वेरी लेस प्रोबेबिलिटी. आपके एग्जाम में एनपीवी मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड या आईआरआर मेथड, जो टेक्निक्स अभी हम डिस्कस करने वाले, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में 100% उसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है. वंस वी कंप्लीट विद दिस ऑल, विल सी एग्जाम क्वेश्चंस, विल गेट द ओरिएंटेशन. ओके, राइट डाउन. इट इज पीरियड रिक्वायर्ड टू रिकवर initial investment. It is period required to recover initial investment. This we can write as first point. Second, accept reject criteria. Accept reject criteria. First, actual payback period is greater. इस तरह से सिंबॉलिकली लिख सकते हैं. मैनेजमेंट कट ऑफ पेबैक पीरियड, देन रिजेक्ट द प्रपोजल. ये पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, से 4 years एंड यहाँ पे से 3 years. मतलब मैनेजमेंट कह रहा था कि 3 साल के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर होना चाहिए, वेर एज योर प्रोजेक्ट इज टेकिंग 4 years, सो रिजेक्ट करेंगे.
Second, actual payback period is less than management cutoff payback period. Then accept the proposal. Say 4 years and मैनेजमेंट का जो कट ऑफ पेबैक पीरियड था वो 5 साल था सपोजिंग. थर्ड पॉइंट, actual payback period is equal to management cutoff payback period. Still accept 5 years, 5 years. Done. चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे कैलकुलेशन. वैसे इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला सच नहीं है. विल शो द कैलकुलेशन बाय एग्जांपल्स ओनली. द कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड. कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड. अब इसमें फर्स्ट पॉइंट, if cash flows are uniform, मतलब हर साल का कैश फ्लो सेम है. जैसे ये पे एग्जांपल लिख सकते हो. से इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹10 lakhs and each year cash flow after tax ₹2 lakhs. Then payback period will be equal to initial investment divided by uniform cash flow after tax. 10 lakhs divided by 2 lakhs, 5 years. Then second, write down, if cash flows are not uniform, so we'll show with example only. Example, तो अपना जो क्वेश्चन एंड आंसर एक ही में प्रेजेंट करते हैं. जस्ट वी आर शोइंग द कैलकुलेशन हाउ इट हैज टू बी डन. ओके, ईयर, then what you can do is we can write particulars and then write cash flow. मैं CF लिख रहा हूं, आप कैश फ्लो लिखिए. ओके, एंड राइट आंसर में एक कॉलम और ड्रॉ करने के लिए जगह रखिए. 0th ईयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 lakhs. देखिए जो भी कैश आउटफ्लो होगा वो हम हमेशा ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे एज नेगेटिव कैश फ्लो, एंड जो इनफ्लो है वो पॉजिटिव लिखेंगे. ओके, इन ईयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स
से 2 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs, 4 lakhs and 2 lakhs। तो बताइए पेबैक पीरियड क्या होगा यहां पे? आपको जस्ट चेक करना है कि 10 लाख रिकवर कब हो रहा है। तो कब रिकवर हो रहा है एग्जैक्टली? एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, राइट? तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ड्रॉ करना होगा एक कॉलम and just calculate cumulative cash flow 2 lakhs, then this will be 5 lakhs, 10 lakhs, 14 lakhs and 16 lakhs. So investment is recovered at this point of time. ये भी लिख सकते हो payback as rupees 10 lakhs recovered. Therefore payback period, it will be 3 years. डन। देखिए सपोज यहां पे मैंने एग्जांपल में कैश फ्लो दिया हुआ है क्योंकि जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें पेबैक पीरियड कैलकुलेट कैसे करना है। सपोज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना हो तो क्वेश्चन अकाउंटिंग प्रॉफिट देंगे से 5 lakhs, 10 lakhs and so on। डेप्रीसिएशन जो ऑलरेडी P&L को चार्ज किया हुआ है दैट इज से 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh। तो बताइए पेबैक पीरियड का कैलकुलेशन कैश फ्लो के बेसिस पे होगा या अकाउंटिंग प्रॉफिट के बेसिस पे होगा? कैश फ्लो के बेसिस पे। रिमेंबर ऑल दिस टेक्निक्स जो हम इवेल्युएट कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं फॉर इवेल्युएशन, दैट डिपेंड्स अपॉन कैश फ्लो ओनली। बस एक ही एक्सेप्शन है, आगे जाके जो टेक्निक हम देखेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR करके, ओके। In that one technique only we are considering accounting profit. Rest all techniques, I'll just show how many techniques we are supposed to study. ये देखिए, ये फर्स्ट अपना पेबैक पीरियड है। ये जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, दिस इज द ओनली मेथड जहां पे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कंसिडर कर रहे हैं। रेस्ट ऑल टेक्निक्स, NPV, पेबैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, IRR, modified IRR, discounted payback period. In all these cases, we are supposed to calculate cash flows only. Cash flow that too specifically after tax. Okay. So with one exception, rest all cases cash flow has to be considered. तो यहाँ पे अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया डेप्रीसिएशन दिया है तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना होगा? यहाँ पे 5 lakhs, 1 lakh डेप्रीसिएशन, तो कितना होगा? 6 lakhs, राइट? क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी आफ्टर डेबिटिंग डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन मुझे ऐड करना होगा। एक्चुअल में कैश प्रॉफिट होना चाहिए 6 lakhs, जिसमें से 1 lakh डेप्रीसिएशन लेस करके अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया था 5 lakhs। तो एट द मोस्ट इतना वेरिएशन हो सकता है पेबैक में, ओके। एंड जब टैक्स रेट देंगे दैट टाइम द थिंग्स विल बिकम टू सम एक्सटेंट मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो वो एग्जांपल बाद में देखेंगे, ओके। फिलहाल तो सिंपल कैलकुलेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। राइट डाउन वन मोर एग्जांपल। ईयर particulars, cash flow, cumulative cash flow। Say initial investment 20 lakhs। हमेशा जो भी आपका आउटफ्लो होगा वो ब्रैकेट्स में लिखेंगे टू रिप्रेजेंट नेगेटिव कैश फ्लो, ओके। एंड देन ईयर 1, 2, 3, 4, 5, से 5 years लाइफ है प्रोजेक्ट की। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स से 6 lakhs, 7 lakhs, 5 lakhs, अगेन 5 lakhs एंड 2 lakhs। अब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे। 6 lakhs, 13 lakhs, 18 lakhs, 23 lakhs and 25 lakhs। तो एग्जैक्टली एट वन पर्टिकुलर ईयर एंड यहां पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट से मैच नहीं कर रहा, राइट? तो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अब बताइए बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमने 18 lakhs रिकवर करा है, हमें रिकवर कितना करना था वैसे? 20 lakhs। तो कहना है थर्ड एंड फोर्थ ईयर के बीच में कहीं तो रिकवर हुआ रहेगा अपना एग्जैक्टली 20 lakhs। तो कहना है पेबैक पीरियड शुड बी ग्रेटर देन 3 years, राइट? तो 3 साल हमें प्लस लिखना है। अब न्यूमरेटर में मुझे लिखना है कि हमें अमाउंट कितना रिकवर करना है, ओके?
3 साल के एंड तक तो हमने 18 लाख रिकवर किया हुआ है, तो टोटल रिकवर कितना करना था 20 लाख, तो अभी बाकी कितने हैं 2 लाख। तो हियर विल शो हाउ मच अमाउंट टू बी रिकवर्ड, 20 lakhs minus 18 lakhs divided by in this year how much is amount recovered, that is 5 lakhs. This will be the calculation. इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अगेन कल हमने डिस्कस करा हुआ था, अगेन विल जस्ट सी। थर्ड ईयर के एंड में टोटल 18 lakhs रिकवर किया है, फोर्थ ईयर के एंड में 23 lakhs टोटल रिकवर किया है। अपना ऑब्जेक्टिव था 20 lakhs रिकवर करना था, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पेबैक पीरियड तो 3 साल से ग्रेटर है, तो यहां पे 3 प्लस लिखा है। अब ये मुझे जस्ट प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करना है कि 1 साल के पीरियड में मैंने कैश फ्लो कितना रिकवर करा है 5 लाख। मेरा टारगेट कितना था इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए 20 lakhs, 18 लाख तो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है, मतलब 2 lakhs रिकवर करने के लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड है। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन, 2 लाख इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 lakhs, तो ये तो किया हमने 2 lakhs डिवाइडेड बाय 5 lakhs। तो ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है सच नहीं, जस्ट प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन है। आर यू ऑल गेटिंग? तो जस्ट एज अ प्रिंसिपल रिमेंबर कि न्यूमरेटर में हम क्या लेंगे, अमाउंट टू बी रिकवर्ड टू मैच योर इन्वेस्टमेंट, तो यहां पे लिख सकते हो आप अमाउंट टू बी रिकवर्ड टू इक्वेट इन्वेस्टमेंट। And this 5 lakhs amount recovered in full year। तो ये भी वर्किंग साइड में दिखा सकते हो आप कि एक पूरे साल में हमने रिकवर कितना किया है 5 लाख, तो 2 लाख रिकवर करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड कितना है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वर्किंग दिखा सकते हो फॉर योर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आगे जाके। So 3 year plus 2 lakh divided by 5 lakhs. So 2 divided by 5, it will be 0.4. Can I write 3.4 years then? Or I'll write detail 3 plus 0.4, that is 3.4 years. Done? सपोज मुझे मंथ्स में लिखना है, हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में है, राइट। एंड ऑप्शन में दिया हुआ है से 3 years and 4 months, B 3 years and 6 months, C 3 years and 4.8 months, D 3 years and say 5 months. Which one is correct answer? 3.4 means can I write 3 years and 4 months? Is this correct? 3.4 ये ईयर्स में अगर मंथ में कन्वर्ट करना है तो एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, ओके। तो बेसिकली व्हाट आई विल बी डूइंग इज 3 years एंड अगर मुझे मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, ओके। तो इट विल बी 3 years एंड 4.8 months। सिंपल सा से 0.5 ईयर अगर हम लिखते हैं मतलब हाफ ईयर मतलब 5 मंथ्स होता है या 6 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स होता है ना, तो 0.5 इंटू 12 करेंगे, दैट इज 6 मंथ्स। तो ऑलवेज रिमेंबर इफ यू आर टू एक्सप्रेस इन मंथ्स तो जो डेसिमल के आगे वाला जो नंबर है 0 पॉइंट समथिंग उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू कैन एक्सप्रेस इन मंथ्स, ओके। सो 3 यहां पे मैं लिख रहा हूं 3.4 years एंड अगर मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो 3 years एंड 0.4 इंटू 12 months, दैट इज 3 years एंड 4.8 months। वैसे अगर कैलकुलेशन हो तो यहां तक आप कैलकुलेट करते हो, इट इज करेक्ट। एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो इस तरह का ऑप्शन हो तो आपको मंथ्स में कैलकुलेट करना होगा, ओके। डन सो फार? कैन वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट टेक्निक? अब देखिए ये पेबैक पीरियड हमने स्टडी करा है, एआरआर क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट के बेस पे है मैं इसको पेंडिंग रख रहा हूं, ओके। एंड ये एनपीवी वगैरह बाद में देखेंगे, पहले ये डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड देखते हैं। अब पेबैक पीरियड का बिगेस्ट क्रिटिसिज्म क्या है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, बराबर ना। ये क्या कहता है कि आज मैंने अगर 10 लाख इन्वेस्ट करा है एंड से 4th ईयर के एंड में मैंने 10 lakhs टोटल इनफ्लो रिकवर करा है, देन माय पेबैक पीरियड शुड बी 4 years।
इज इट राइट? लेकिन ये 10 lakhs एंड ये 10 lakhs, आर दे हैविंग अ इक्वल वैल्यू? क्वाइट ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आज का कैश फ्लो है एंड ये 10 lakhs जो फ्यूचर में आ रहा है उसकी आज की वैल्यू लोअर होगी। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या कहता है कि आप जो कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे हो उसका पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो एंड प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे चेक करो कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहां पे रिकवर हो रहा है। आई विल रिपीट, पेबैक पीरियड में हम क्या कर रहे थे? पेबैक पीरियड में वी वर चेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैश फ्लो कि मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहां पे रिकवर हो रहा है, राइट? तो ये 10 lakhs एंड ये अमाउंट रिकवर्ड 10 lakhs इज नॉट हैविंग अ सेम वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर वाला जो कैश फ्लो है उसकी वैल्यू कम होगी, राइट? तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करते हैं। तो यहां पे कैलकुलेशन सेम ही रहेगा। तो ओनली वन डिफरेंस विल बी, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, पहले क्या करो, कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालो एंड देन ये प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो निकालो एंड देन सी कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहां पे एग्जैक्टली रिकवर हो रहा है। तो पेबैक पीरियड कैलकुलेशन, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैलकुलेशन, दोनों का कैलकुलेशन सेम है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में एक स्टेप हम ऐड कर रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, ओके? एंड आई होप कि यू रिमेंबर कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अगर कोई फ्यूचर में कैश फ्लो अराइज हो रही है एंड उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो कैसे करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे, बराबर? एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट रेट फॉर गिवन नंबर ऑफ ईयर्स। एंड ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/1 प्लस आर इज इक्वल टू जिस ईयर में वो कैश फ्लो अराइज हो रही है उस ईयर का फैक्टर लेंगे। एन्युटी की बात नहीं कर रहा, एन्युटी अगर हो तो ये मुझे क्या करना होगा? समेशन में लेना होगा, राइट? एम प्लस करना होगा। तो कैन वी राइट डाउन दिस डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड? सो राइट डाउन in your notes second technique, discounted payback period. Write down here present value of future cash inflows is calculated and time required to recover initial investment based on these discounted cash flows. Discounted cash flow मतलब present value वाले cash flows. Time required to recover initial investment based on this discounted cash flows is called discounted payback period. So we can say here time value of money is considered. Your time value of money is considered. So we can say discounted payback period is more better as compared to payback period, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम कंसिडर नहीं करते, यहां पे कंसिडर करते हैं, ओके? तो एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया अगेन लिखने की जरूरत नहीं, सेम एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया होगा, जस्ट कैलकुलेशन विल सी, ओके? एग्जांपल, फाइंड discounted payback period if discount rate is 10%. if discount rate is 10%, discount rate मतलब वो रेट जिससे हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो here will first write down the question and then only will write down the answer.
ईयर 0 से 20 lakhs आउटफ्लो है, ईयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 6 lakhs, 8 lakhs, 9 lakhs, 4 lakhs and 2 lakhs. Now we'll show the calculation. So write down calculation of, or instead of calculation just write down heading discounted cash flow statement. Discounted cash flow statement. अब यहां पे कॉलम्स क्या ड्रॉ करना है आपको, ईयर, पर्टिकुलर्स, वैसे पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी इनिशियल प्रॉब्लम है इसलिए हम लिख रहे हैं, पर्टिकुलर्स, देन कैश फ्लो। अब ये तो हमने अब तक सेम पेबैक पीरियड जैसे लिखा था। अब पेबैक पीरियड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में डिफरेंस क्या है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, फ्यूचर वाली कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो एक कॉलम में मुझे ऐड करना होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%, एंड देन ये मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कहते हैं। एंड मुझे एक कॉलम है ना अभी जगह, हाँ रुक तो पहले, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ना, तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करना होगा। तो क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये कैलकुलेट करना होगा। कितने कॉलम्स, हार्डली 6 कॉलम्स आपको ड्रॉ करना है। कहीं तो एडजस्ट करके जगह बना ली क्या, चलो। तो 0th ईयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 20 lakhs ना। पहले एज इट इज क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। देन ईयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कॉपी पेस्ट करो, 6 lakhs, 8 lakhs, 9 lakhs, 4 lakh and 2 lakhs. अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है आपको ऑलरेडी पता है, 1/1.10, राइट। 0th ईयर का फैक्टर क्या होगा, 1। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेसिकली 1 रुपए का ही प्रेजेंट वैल्यू होता है, तो 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू आज के डेट में 1 रुपए ही होगा, ओके। एंड देन गो ऑन प्रेसिंग 1/1.10 इज इक्वल टू, तो फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, 0.9091 समथिंग। देन सेकेंड ईयर again is equal to 0.8264, then is equal to third year 7513, again is equal to 6830, again is equal to 6209. Just check, are these all figures are these all figures correct, and if yes then just multiply. नॉर्मली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम 4 डिजिट्स तक लेते हैं सो दैट राउंडिंग ऑफ डिफरेंस मिनिमाइज हो।
मुझे आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि इन समवेयर हियर इन बिटवीन द पेबैक पीरियड शुड बी देयर. जस्ट चेक वेदर these figures are correct. If you are having any slightest doubt or issue in the calculation, do tell me. कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है समुख? 4 अच्छा 460 मैंने हाँ उल्टा लिखा है 640 लिखा है 460. देन आगे का भी गलत हुआ है क्या? अच्छा लिखते रहे मैंने गलत किया है फिर. प्लस 661 120. हाँ बाकी का बराबर है ना. क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज आर करेक्ट. टोटल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है ये कॉलम टोटल वगैरह कि मुझे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है. मतलब मुझे चेक करना है कि प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में मेरा 20 लाख रिकवर कहां पे हो रहा है. तो यू कैन सी थर्ड ईयर के एंड में 18 लाख and fourth year के end में 21 lakhs. So in between this somewhere it should have recovered. So discounted payback period I will be writing 3 years plus. न्यूमरेटर में क्या लेंगे? कितना अमाउंट रिकवर करना है? तो 20 lakhs में से ऑलरेडी रिकवर्ड 1882,750 डिवाइडेड बाय. डिनोमिनेटर में क्या लेंगे? इस पर्टिकुलर ईयर में कितना अमाउंट रिकवर हो चुका है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में? तो 273,200. तो कैलकुलेट 20 lakhs minus 18 lakhs 82,750 divided by 273,200 plus 3. So something 3.43 years something approximately. Just check whether it is correct. This is correct. And suppose मुझे अगर मंथ्स में लिखना है तो 3 years and 0.43 into 12 months. It will be 3 years and 5.16 months. And days में लिखना है तो आगे आप ही करो. ये 0.16 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे. वैसे इतना एक्सपेक्टेड नहीं है. एक्चुअली यहां तक ये आंसर सफिशिएंट है. बट समटाइम्स आई सीन स्टूडेंट क्या करते हैं कि 3.43 अगर हो तो दे राइट फर्दर 3 years and 4.3 months. इसलिए मैंने क्लैरिफाई करने के लिए नीचे एडिशनल लिखा हुआ है. अदरवाइज कैलकुलेशन करना तो यहां तक सफिशिएंट है. एनी इशू इन दिस? सो दिस टू वेर वेरी सिंपल मेथड्स एंड देयरफॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड और टेक्निक फॉर टेकिंग डिसीजन दैट इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू. वी कैन से 90% प्रोबेबिलिटी कि कैपिटल बजटिंग पे जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो एनपीवी मेथड पे ही आएगा. ओके, 10% आईसीआई के लिए फिर भी मैं रख रहा हूं. नहीं तो ऐसा ना हो कि वैसे कहने के लिए 100% ही कहना है लेकिन आईसीआई को कुछ कह नहीं सकते. तो इसीलिए 90 या 95% वी कैन से एनपीवी पे ही क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में. ओके, एनपीवी फर्स्ट विल डिस्कस एंड देन विल राइट. बेसिकली एनपीवी क्या है? पहले तो फाउंडेशन में आपने एनपीवी कैलकुलेट किया था, याद है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये कंसेप्ट था वैसे मैथमेटिक्स में. एनपीवी इज कैलकुलेटेड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमें एक नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना है. सिर्फ 0th ईयर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वैसे 50 lakhs. ओके, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज से 5 years. तो इन दिस 5 years कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हर साल करेगा. सपोज टोटल इज 70 lakhs. प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे? एट दिस स्टेज वी कैन नॉट टेल. इज इट राइट? क्योंकि फ्यूचर में 70 lakhs एंड आज का 50 lakhs में कंपेयर नहीं कर सकता. से कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%. तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बेसिस पे वी विल कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट? सपोजिंग अब दिस ये तो 50 lakhs ही आएगा. सपोजिंग 70 lakhs का जो प्रेजेंट वैल्यू है
दैट इज कमिंग टू 55 lakhs. ओके, तो यहां पे एनपीवी क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो दैट इज 55 lakhs माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो दैट इज 50 lakhs. तो टोटल यही पे कर सकते हैं एनपीवी, दिस विल बी 5 lakhs, राइट. तो एनपीवी कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल. तो ये जो टेबल हम बनाएंगे उसमें ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लिखेंगे, इसी तरह का टेबल बनाएंगे हम. ओके, कॉलम होंगे ईयर, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू. तो टोटल लेंगे इनफ्लो का, टोटल आउटफ्लो का, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, नेट वैल्यू जो है दैट इज या एनपीवी. ओके, अब इसके बेसिस पे डिसीजन कैसे लेना है. अब बताइए मुझे, एनपीवी यहां पे पॉजिटिव प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मेरा इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में कितना है? 55 lakhs एंड आउटफ्लो जो है 50 lakhs है. मींस इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स आई एम अर्निंग 5 lakhs सरप्लस. तो कैन आई से कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरा इनफ्लो जो है वो ग्रेटर है आउटफ्लो के कंपैरिजन में प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में. तो मुझे प्रोजेक्ट क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा. इज इट राइट? सिमिलरली 70 lakhs का अगर प्रेजेंट वैल्यू सपोजिंग 48 lakhs आता, तो एनपीवी क्या होगा? 48 lakhs माइनस 50 lakhs, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो यहां पे आएगा नेगेटिव 2 lakhs, राइट. तो अगर एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, अब नेगेटिव कब आएगा? जब इनफ्लो लेस है एज कंपेयर टू आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में. इज इट राइट? तो यहां पे बताइए प्रोजेक्ट क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? क्वाइट ऑब्वियसली रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में मेरा इनफ्लो आ रहा है 48 lakhs एंड प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में मैंने इन्वेस्ट कितना किया? ये आउटफ्लो कितना है? 50 लाख. मैंने ज्यादा इन्वेस्ट किया एज कंपेयर टू हाउ मच आई एम अर्निंग, राइट. तो इन दैट केस इट विल बी रिजेक्टेड. इजंट इट राइट? ओके, एक और पॉसिबिलिटी अराइज होती है जो नॉर्मली नहीं आती, मॉड्यूल में भी दिया नहीं है बट फिर भी मैं ले रहा हूं. सपोज ये 70 lakhs जो इनफ्लो, इसका प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्टली 50 lakhs आ रहा है एंड या एनपीवी 0, तो क्या करेंगे? एनपीवी 0 मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे. क्यों? इनफ्लो एंड आउटफ्लो तो सेम ही है. इतना 4 साल 5 साल काम करने के बाद अगर मेरा प्रेजेंट वैल्यू सेम ही आ रहा है तो क्या बचा अपने पास? 50 लाख हमने इन्वेस्ट करा था, फ्यूचर में जो आ रहा था उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला 50 लाख ही आ रहा है, तो अपने पास बचा क्या? तंबूरा. तो बिजनेस करके, हाँ एग्जैक्टली. यहां पे फर्स्ट पॉइंट, वेन एवर एनपीवी 0 ऑलवेज विल बी एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट. व्हाट इज अ रीजन? हियर प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में अगर इक्वल हो तो इट डजंट मीन्स यू हैव अर्नड नथिंग. इट मीन्स यहां पे जो रेट से आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, एग्जैक्टली दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न जनरेटेड ऑन योर बिजनेस. ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं जिनको कंफ्यूजन हो रहा है. से आपने आज 100 रुपीज इन्वेस्ट करा है. ओके, ये आपका इन्वेस्टमेंट है एंड योर टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. सपोजिंग एक साल के बाद आपको 115 मिलना है, इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन तो भूल जाओ, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन टेल कि अगर 10% मिलना चाहिए तो 100 पे आपको एक साल के एंड में 110 मिलना चाहिए था. 10 रुपीज रिटर्न प्लस या प्रिंसिपल 110 मिलना चाहिए था. कितना मिल रहा है? 115 मिल रहा है. तो इन्वेस्ट करेंगे, बराबर. अगर मुझे डिसीजन लेना था एनपीवी के बेसिस पे, तो एनपीवी के बेसिस पे कैसे लेंगे? इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, राइट. अब 1 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है? 0.9091, राइट. तो 115 का 0.9091 से मल्टीप्लाई करके देखो, 104.54. तो एनपीवी कितना आएगा? 4.54. तो इट इज पॉजिटिव. तो मुझे क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा, जैसे कि आपने कहा था. इज इट राइट? दिस इज द फर्स्ट सिनारियो जो यहां पे हमने डिस्कस करा था, ये वाला. एनपीवी अगर पॉजिटिव हो, इट मींस आई शुड बी एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट. अब यार कैन यू सी कि मेरा डिस्काउंट रेट था 10% एंड एक्चुअल यील्ड कितना है यहां पे? 15% है. इज इट राइट? तो हियर when NPV is positive, I can say actual yield is greater than discount rate. and ये discount rate क्या होता है? आपका targeted rate ही होता है ना.
तो एक्चुअल यील्ड इज ग्रेटर देन योर टारगेटेड और एक्सपेक्टेड रेट। आपको 10% चाहिए था, मिल कितना रहा है? 15% मिल रहा है, राइट। सेकेंड सिनारियो, सपोज आज आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट करा है, 1 ईयर के एंड में आपको 106 रुपीज मिल रहा है, आपका टारगेटेड रेट था 10%। बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन टेल 100 के ऊपर मुझे 10% मतलब 10 रुपए इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, प्रिंसिपल 100 मतलब 110 मिलना चाहिए था, मिल कितना रहा है? 106। तो आपका इमीडिएट डिसीजन होगा रिजेक्ट करेंगे, राइट। लेकिन ये डिसीजन अगर एनपीवी के टर्म्स में लेना हो तो हम क्या करेंगे? जो फ्यूचर में मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे बाय 10%, राइट। तो 106 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.9091 कितना आ रहा है? 96 पॉइंट समथिंग समथिंग, डेसिमल इग्नोर कर रहा हूं, राइट। तो यहां पे एनपीवी कितना आ रहा है? -4, राइट। तो समझिए जब एनपीवी नेगेटिव है इट डजंट मीन्स कि देयर इज अ लॉस। हियर इफ यू कंपेयर, यहां पे 6 रुपए तो मुझे फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, 6% से मैंने रिटर्न अर्न किया हुआ है। तो पॉइंट व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज कि एनपीवी नेगेटिव तो लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जितना टारगेटेड प्रॉफिट था उतना नहीं हो रहा। आर यू गेटिंग? मुझे कितना मिलना चाहिए था? 10%, मिल कितना रहा है? 6%, इसीलिए हम रिजेक्ट करेंगे। ओके, तो हियर आई कैन से एक्चुअल यील्ड is lower than discount rate, that is expected rate. Is it right? तो इसीलिए हम प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मिनिमम 10% तो मिलना चाहिए था। आर यू ऑल विथ मी? ओके, नाउ लास्ट सिनारियो, सपोज 0th ईयर में आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, 1 ईयर के एंड में आपको 110 रुपीज मिल रहा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका टारगेटेड इज 10%। इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे? बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन, 100 रुपीज इन्वेस्ट करा, 10 रुपीज रिटर्न मिलना चाहिए था, एग्जैक्टली 10 रुपीज मिल रहा है, तो 10 ऐड करने के बाद 110, तो आपका डिसीजन क्या है? एक्सेप्ट करेंगे। बट ये डिसीजन अगर एनपीवी के बेसिस पे लेना हो तो इसका प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, तो 110 इंटू 0.9091, तो 99.99 आ रहा होगा, राउंड ऑफ करके 100, राइट। तो ये आउटफ्लो, ये इनफ्लो 0। अब एनपीवी जब 0 है, डज इट मीन्स कि आपने कुछ अर्न नहीं किया, या आई कैन से कि आपका जो यील्ड है एग्जैक्टली 10% है जो आपका टारगेटेड रेट था। इज इट राइट? तो व्हेन एनपीवी इज 0 इट डजंट मीन्स यू हैव अर्नड नथिंग, इट मीन्स एक्चुअल यील्ड इज एग्जैक्टली मैचिंग एट योर डिस्काउंट रेट और एक्सपेक्टेड रेट, इसीलिए एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि 10% मिनिमम रेट था, तो एग्जैक्टली 10% मिल रहा है आपको, देन यू विल एक्सेप्ट। ये वैसे आपके मॉड्यूल में दिया नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो एनपीवी कैलकुलेशन इज सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो इस तरह का टेबल बनाएंगे हम। ओके, एंड देन विल टेक नेट रिजल्ट इन दिस प्रेजेंट वैल्यू। तो जो भी आउटफ्लो है वो ब्रैकेट में लिखेंगे, जो भी इनफ्लो है वो पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव फिगर में से नेगेटिव लेस करेंगे, एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। इफ इट इज पॉजिटिव एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, if it is negative reject the project, and if it is 0 still accept the project. Understood so far? Okay. So what we'll do, we'll write down the points relating to this, and then next method जो profitability index वो पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो ARR लास्ट में डिस्कस करेंगे, IRR बाद में डिस्कस करेंगे। ARR मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एंड IRR में थोड़ा पेंडिंग रख रहा हूं, पहले ये एनपीवी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर थोड़े एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सो जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन है उस पे आपका होल्ड आने दो, उसके बाद हम आईआरआर स्टार्ट करेंगे। ओके, नहीं तो ऐसा ना हो कि आज ही एक दिन एफएम से ही विश्वास उठ जाए, इतने सारे कंसेप्ट एक ही दिन में ऐड नहीं करेंगे। ओके, चलो थर्ड टेक्निक, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी, NP is calculated as present value of, I'm just writing PV of cash inflow minus present value of cash outflow. अब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन के लिए डिस्काउंट रेट क्या यूज करेंगे?
जो प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब ऑल सोर्सेस एवरेज लेकर के डिस्काउंट रेट टू बी यूज, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Now what happens? First complete till here. Completed. Now what happens? Suppose प्रोजेक्ट में मैंने 50 लाख इन्वेस्ट करा है, ठीक है. ये 50 लाख मैंने कहीं ना कहीं से प्रोक्योर किया रहेगा, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा. वहां का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%. ओके, तो फॉर द इवैल्यूएशन मुझे डिस्काउंट रेट क्या लेना होगा? 10% ही लेना होगा, क्योंकि उतना तो मिनिमम अर्न करना होगा. बट समटाइम्स मैनेजमेंट सेज कि हमें कॉस्ट पे करना है 10%, लेकिन प्रोजेक्ट से मिनिमम हमें 15% मिलना चाहिए. ओके, आई विल रिपीट, अपनी कैपिटल की कॉस्ट भले 10% है, लेकिन प्रोजेक्ट से मुझे जो रिटर्न मिलना चाहिए वो 10%, 15% मिलना चाहिए. नाउ व्हेनेवर मैनेजमेंट वांट समथिंग हायर रिटर्न, तो डिस्काउंट रेट 10% लेंगे या 15% लेंगे? 15% लेना होगा ना, क्योंकि वो अब मिनिमम रिटर्न है. वैसे नॉर्मल केस में अगर मैनेजमेंट का रेट ऑफ रिटर्न दिया नहीं है, तो बेसिक क्या है कि हमें ये तो रिकवर करना है. So when nothing is been given, weighted average cost of capital only we'll be using. But sometimes weighted average cost of capital दिया रहेगा 10% and आपको दिया रहेगा कि management wants 15% return. तो अगर दिया है specifically कि 15% targeted return है, तो discount rate हम 15% ही लेंगे, right? So below this just write down bracket में, however, if specific discount rate is given in question, then use same. And third point, accept, reject criteria. First, NPV is positive. Accept the project. NPV पॉजिटिव का मीनिंग भी यही पे लिख लो. एक्चुअल यील्ड इज मोर देन डिस्काउंट रेट, weighted average cost of capital. Second, if NPV is negative, reject the project. Actual yield is less than discount rate. And third, when NPV is equal to 0, still accept the project. The reason, actual yield is equal to discount rate. Then चलो अब एक लास्ट टेक्निक डिस्कस करते हैं, देन विल बी स्टार्टिंग विथ एग्जांपल्स. सो ऑल द एग्जांपल्स और वेरियस एग्जांपल्स रिलेटिंग टू कैलकुलेशन ऑफ पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक, इनिशियली एक दो क्वेश्चंस एंड देन ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू एनपीवी पीआई हम सॉल्व करेंगे एंड देन ओनली विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टेक्निक आईआरआर. ओके, तो दिस वाज थर्ड. फोर्थ टेक्निक लिखिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स.
इसको डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। डिजायरेबिलिटी फैक्टर। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होगा? PI इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो divided by present value of cash outflow. Present value of cash inflow divided by present value of cash inflow. देखिए एनपीवी मेथड में इन दोनों ही टर्म्स का हम डिफरेंस यूज कर रहे थे, पीआई में हम डिवीजन यूज कर रहे हैं, राइट? तो देखिए अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो है से 50 lakhs है एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है वो 55 lakhs है, ओके, और से 60 lakhs बता। तो यहां पे बताइए एनपीवी क्या आएगा? 10 lakhs पॉजिटिव, 60 lakhs में से 50 lakhs लेस होगा। एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या आएगा बताइए? कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो, 60 lakhs डिवाइडेड बाय 50 lakhs, 1.2, इज इट राइट? तो कैन आई से कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर 1 से ज्यादा हो तो आपका इनफ्लो ग्रेटर एज कंपेयर टू आउटफ्लो, राइट? ऑलवेज जब आप डिवीजन करते हो न्यूमरेटर ग्रेटर एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो आंसर जाएगा वो 1 से ग्रेटर होगा, बराबर? तो हियर इफ इट इज 1.2 मींस ग्रेटर देन 1, कैन आई से प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड क्योंकि इनफ्लो ज्यादा है, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी सपोज आउटफ्लो है 60 lakhs, इनफ्लो है 50 lakhs, अब एनपीवी क्या आएगा? नेगेटिव 10 lakhs, नेगेटिव मतलब प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना होगा। तो एट दिस टाइम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या आएगा? 50 lakhs डिवाइडेड बाय 60 lakhs, 0.83। तो कहने से यहां पे पीआई जो है वो लोअर देन 1 है। लोअर देन 1 कब आएगा? जब न्यूमरेटर लोअर है। यहां पे 50 lakhs डिवाइडेड बाय 60 lakhs, न्यूमरेटर अगर कम हो एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर तो जो आंसर आएगा 1 से लोअर आएगा, इज इट राइट? एंड दिस इज 60 lakhs एंड दिस इज ऑल्सो 60 lakhs, तो एनपीवी 0, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या आएगा? 1। तो क्या करेंगे? प्रोजेक्ट यहां पे एक्सेप्ट करेंगे, यहां पे एक्सेप्ट करेंगे, यहां पे रिजेक्ट करेंगे। तो कैन आई से एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया विल बी अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो एट दिस टाइम एनपीवी की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, तो हमें क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा, राइट? अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 से लोअर है तो यहां पे एनपीवी क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? व्हेनेवर डिवीजन का आंसर 1 से लोअर आ रहा है मतलब न्यूमरेटर लोअर है, डिनोमिनेटर हाइयर है। न्यूमरेटर में क्या है? इनफ्लो। इनफ्लो अगर लोअर हो एज कंपेयर टू आउटफ्लो तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट ही करेंगे ना प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में, तो इट शुड बी रिजेक्टेड। एंड इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 देन यू शुड बी एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट। यहां पे सेम रीजन, एनपीवी विल बी पॉजिटिव, यहां पे एनपीवी विल बी नेगेटिव एंड यहां पे एनपी विल बी 0। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में सेम टर्म्स यूज करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, लेकिन डिवीजन की फॉर्म में यूज करते हैं। एंड एनपीवी में वी टेक अ डिफरेंस ऑफ दिस टू टर्म्स। तो एनी क्वेश्चन बताइए मुझे। अगर एनपीवी में हम इनफ्लो आउटफ्लो का डिफरेंस ले रहे हैं एंड अगर मुझे डिसीजन सेम ही मिल रहा है एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से, तो व्हाई एट ऑल आई रिक्वायर द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एज अ सेपरेट मेथड। यहां पे देखिए जब एनपीवी पॉजिटिव था तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स डेफिनेटली 1 से ग्रेटर आएगा, मतलब एनपीवी मेथड सजेस्ट कर रहा है मुझे एक्सेप्ट करना, प्रॉफिटेबिलिटी मेथड भी सजेस्ट कर रहा है एक्सेप्ट ही करना होगा। जब एनपीवी नेगेटिव था पीआई मेरा डेफिनेटली 1 से लोअर ही होगा, तो दोनों मेथड मुझे सजेस्ट करेंगे कि रिजेक्ट ही करना है। एंड व्हेन एनपीवी इज 0 तो पीआई विल बी इक्वल टू 1, दोनों मेथड मुझे सजेस्ट करेंगे एक्सेप्ट ही करना होगा। कैन यू अंडरस्टैंड कि एनपीवी पॉजिटिव कंपल्सरीली मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा, राइट? यहां पे देखिए तो एक्सेप्ट ही करेंगे, मतलब कहना है कि एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सेम डिसीजन देंगे, राइट? तो बेसिकली जब एनपीवी मेथड हमने लिखा है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की रिक्वायरमेंट क्या थी? व्हाई एट ऑल वी रिक्वायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सेपरेटली? एनपीवी में डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, पीआई में डिवीजन कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों मेथड वैसे भी सेम डिसीजन देंगे। क्या कभी ऐसे होगा कि एनपीवी पॉजिटिव है लेकिन पीआई 1 से लोअर है? कभी ऐसे होगा ही नहीं, बराबर? क्योंकि
अगेन सेम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 60 lakhs, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो सपोज 50 lakhs, तो एनपीवी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 आएगा ही, यहां पे 1.2 आ रहा है, इज इट राइट? तो एनपीवी मेथड से एक्सेप्ट करना है, प्रॉफिटेबिलिटी मेथड से भी एक्सेप्ट करना है। तो जब दोनों मेथड सेम ही डिसीजन देने वाले हैं, व्हाई एट ऑल वी रिक्वायर सेपरेट मेथड? पीआई का या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की जरूरत क्या थी वैसे? कैन दे एवर कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर? देखिए, शैल वी डिस्कस? देखिए, सिंगल प्रोजेक्ट हो तो दे विल नेवर कॉन्ट्राडिक्ट। एनपीवी मेथड अगर सजेस्ट कर रहा है एक्सेप्ट, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी एक्सेप्ट ही सजेस्ट करेगा। तो जब कंपैरिजन करना है तब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स काम में आ सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल से प्रोजेक्ट ए से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 50 lakhs, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से 60 lakhs। तो एनपीवी कितना है? 10 lakhs, राइट? एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना आएगा? 60 lakhs डिवाइडेड बाय 50 lakhs, इट विल बी 1.2। अगर सिंगल प्रोजेक्ट ही होता तो मैं एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन लूं या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे डिसीजन लूं, दोनों के बेसिस पे मुझे एक्सेप्ट ही आएगा, राइट? लेकिन दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में से अगर सिलेक्शन करना हो तब कॉन्ट्राडिक्शन आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट बी से इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10 lakhs एंड इनफ्लो है 14 lakhs, तो एनपीवी कितना आएगा यहाँ पे? 4 lakhs। एंड जस्ट कैलकुलेट एंड टेल मी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना आएगा? कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, 14 lakhs डिवाइडेड बाय 10 lakhs, 1.4। अब देखिए, अगर मुझे एनपीवी के बेसिस पे सिलेक्ट करना है, विच प्रोजेक्ट आई विल बी सिलेक्टिंग? प्रोजेक्ट ए, क्योंकि एनपीवी हायर है, इज इट राइट? तो एनपीवी बेसिस पे प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करना होगा। एंड अगर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे सिलेक्शन करना है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हायर बी का है, तो मुझे बी सिलेक्ट करना होगा। नाउ कैन यू सी कॉन्ट्राडिक्शन? एनपीवी मेथड सजेस्ट कर रहा है प्रोजेक्ट ए एंड पीआई मेथड सजेस्ट कर रहा है प्रोजेक्ट बी। ओके, तो इन सच केस विच मेथड आई विल बी यूजिंग? पहले तो समझ में आया कि अलग मेथड क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब कंपेयर करना तो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिले। ओके, सिंगल प्रोजेक्ट अगर कंसिडर करना हो तो आप एनपीवी के बेसिस पे या पीआई के बेसिस पे सेम ही डिसीजन आएगा। कॉन्ट्राडिक्शन जब दो प्रोजेक्ट हो तो हो सकता है। तो बताइए, एनपीवी मेथड के बेसिस पे ए सिलेक्ट करूं या पीआई बेसिस पे बी सिलेक्ट करूं? यहां पे डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है, क्योंकि अगर सपोज आपके पास अनलिमिटेड मनी है, मतलब मनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इन्हें में मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करके ज्यादा कमाऊं, ये ऑब्जेक्टिव होगा। सो व्हेनेवर देयर इज नो फंड कंस्ट्रेंट, नो फंड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन, कोई पैसे की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं अवेलेबल कर सकता हूं, आइदर मेरे सोर्स से या मैं बैंक से अवेलेबल करवा सकता हूं। तो जब भी पैसों का रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मैं इन्वेस्ट हायर करके हायर एक्चुअल कैश फ्लो में जनरेट कर सकता हूं। तो व्हेनेवर देयर इज नो रिसोर्स कंस्ट्रेंट और फंड कंस्ट्रेंट, आई विल बी गोइंग विथ एनपीवी, मतलब प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करेंगे। ओके, लेकिन इफ देयर इज अ फंड कंस्ट्रेंट, मतलब जो प्रोजेक्ट अवेलेबल करवाना है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में आ रहा है, ओके, मींस देयर इज अ रिसोर्स कंस्ट्रेंट। तो जब भी रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो तो समझिए कि मुझे एक एक पैसा जो जनरेट करना है उस पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हर एक रुपीस जो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं उस पे मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले। ओके, एनपीवी मेथड मुझे टोटल कैलकुलेट करके बता रहा है इनकम कितना होगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम क्या कैलकुलेट करते, देखिए, वी कैलकुलेट एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो अपने कैलकुलेशन में 60 lakhs डिवाइडेड बाय 50 lakhs हमने कैलकुलेट किया था 1.2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मींस 1। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मीनिंग क्या है कि अगर प्रोजेक्ट में 1 रुपए इन्वेस्ट करूं तो मुझे इनफ्लो कितना मिलेगा? 1.2। ओके, तो यहां पे प्रोजेक्ट ए में मैं 1 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए 1.2 जनरेट कर रहा है एज अ इनफ्लो। प्रोजेक्ट बी में अगर मैं 1 रुपए इन्वेस्ट करूं तो मुझे 1.4 मिल रहा है। ओके,
तो अगर रिसोर्स की कंस्ट्रेंट है, फंड अवेलेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हर एक रुपीस जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उस पर मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले. ओके, तो whenever there is a resource constraint or fund constraint, सिलेक्शन विल बी ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. क्योंकि हर एक रुपीस जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उस पे मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, राइट. तो इन दैट केस प्रोजेक्ट बी विल बी सिलेक्टेड. हैव यू अंडरस्टूड? अगर दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम ही होता तो अगेन एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी गिवन सेम रिटर्न. जब इन्वेस्टमेंट अलग अलग है तो एनपीवी मेथड सजेस्ट कर सकता है एक प्रोजेक्ट, पीआई सजेस्ट कर सकता है दूसरा प्रोजेक्ट. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जहां पे एनपीवी भी कैलकुलेट करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट करना है, एंड दोनों मेथड डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, तो आंसर हमें डिप्लोमेटिक लिखना होगा. ओके, तो लिखेंगे इफ देयर इज अ रिसोर्स कंस्ट्रेंट, यानी कि फंड अवेलेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन है, देन सॉरी इफ देयर इज नो रिसोर्स कंस्ट्रेंट, यानी कि फंड अवेलेबिलिटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सिलेक्शन विल बी ऑन द बेस ऑफ एनपीवी, क्योंकि एनपीवी एक्चुअल कैश सरप्लस जनरेट करवा के दे. बट इफ देयर इज अ रिसोर्स कंस्ट्रेंट, our objective will be to maximize return per rupee of investment. So in that case selection will be on the basis of profitability index, then project B will be selected. तो कंपैरेटिव डिसीजन लेना हो दो प्रोजेक्ट्स में तो पीआई काम में आ सकता है. ओके, सिंगल प्रोजेक्ट का डिसीजन लेना है तो हमेशा एनपीवी सिलेक्ट कर सकते हैं. एनपीवी और पीआई कंसीडर करो सेम ही आएगा. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ओके, तो ऑलरेडी हमने लिखा है क्या कुछ? ये फॉर्मूला लिखा है हमने. So just below this write down accept reject criteria. Accept reject criteria. First, if profitability index is greater than 1, एक्सेप्ट. अब लिख सकते हैं यार एनपीवी क्या होगा? पॉजिटिव होगा. इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन 1, देन रिजेक्ट. यार एनपीवी विल बी नेगेटिव. And if profitability index is equal to 1, still accept. Here NP will be equal to 0. रिटर्न तो लिखिए, एक नोट लिखिए. If there is single project, then always NPV and profitability indexed method will suggest same decision, either accept, reject वगैरह. And second, if there are multiple projects, then there is possibility of contradiction in decision suggested by NPV and profitability index method. If there are multiple projects, then there is possibility of contradiction in decision suggested by NPV and profitability index method.
दैट इज, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल से लिख सकते हो, प्रोजेक्ट ए बी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 60 lakhs, present value of cash outflow 50 lakhs, NPV 10 lakhs, profitability index 1.2, 14 lakhs, 10 lakhs, 4 lakhs and 1.4. NPV method suggest project A and profitability index method suggest project B. Obviously higher value लेना होगा यहाँ पे. In such case, which method should be considered? In such case, which method should be considered? तो बिलो लिखिए, if there is no fund constraint, if there is no fund constraint, then selection, just a second, then selection should be on the basis of NPV, that is project A to be selected. Second, however, if there is fund constraint, then selection should be on the basis of profitability index, that is project B to be selected. डन. चलिए, डिस्कशन पार्ट बस इतना ही था. अब यहां से आगे एग्जाम्पल्स है. तो आई वॉज कंसिडरिंग टू कंक्लूड अर्लियर. आप होमवर्क के लिए एग्जाम्पल करेंगे, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एंड पेबैक पीरियड, जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व करा हुआ है. कम टू योर क्वेश्चन आंसर्स. इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, just a second, फर्स्ट क्वेश्चन में से ये पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक और डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कर सकते हैं, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. ये क्वेश्चन करेंगे होमवर्क के लिए. ये रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ये ARR है, वो पेंडिंग रखो. ओके, तो यहां पे देखिए कैपिटल आउटले दिया है 2 lakhs, मतलब ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है. डेप्रीसिएशन चार्जेस 20% पर एनम, यानी कि ये 2 lakhs पे डेप्रीसिएशन कितना होगा, 40,000, राइट. फोरकास्टेड एनुअल इनकम बिफोर चार्जिंग डेप्रीसिएशन दिया हुआ है. तो बताइए ये 1 lakh ये कैश फ्लो दिया है या अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया है? इट इज बिफोर डेप्रीसिएशन, मतलब डेप्रीसिएशन तो चार्ज करा ही नहीं यहाँ पे, राइट. तो ये जो इनकम दिया है रुपीज में, ये नथिंग बट कैश फ्लो ही दिया हुआ है. ओके,
तो ARR मेथड के लिए ये जो है उसके लिए अकाउंटिंग प्रॉफिट लगता है, तो वहां पे इनमें से हम डेप्रीसिएशन 40,000 लेस करेंगे एंड देन विल बी गेटिंग अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट से 60,000, 60,000, 40,000 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या दिया है? बिफोर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, मतलब P&L में हमने डेप्रीसिएशन अभी तक चार्ज करा ही नहीं है, नॉन कैश एलिमेंट चार्ज किया ही नहीं है, तो विदाउट चार्जिंग नॉन कैश एलिमेंट अगर ये दिया हुआ है तो ये क्या होगा? मेरा कैश फ्लो ही होगा। ओके, तो आपके लिए ये जो आपको कैलकुलेट करना है पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, तो इसके लिए डेप्रीसिएशन वगैरह भूल जाओ, ये कैश फ्लो कंसिडर करके कैलकुलेट कर सकते हैं आप। जो हमने कैलकुलेट किया था पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है तो एक कॉलम बनेगा ईयर, दूसरा कॉलम बनेगा ये कैश फ्लो एंड तीसरा कॉलम बनेगा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, राइट। एंड जब डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो एक कॉलम बनेगा अपना ईयर, पर्टिकुलर अगर लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हो। देन ये कैश फ्लो, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट, क्या दिया है? डिस्काउंटिंग फैक्टर अब दिया ही नहीं है, नीचे दिया हुआ है स्टेट क्लियरली एनी अजम्पशंस दैट कैन बी मेड, टैक्सेशन इग्नोर करना है, तो हियर वी कैन अज्यूम डिस्काउंट रेट इज 10%, तो 10% से कैलकुलेट करो आप, नीचे नोट लिखेंगे कि वी आर अज्यूमिंग डिस्काउंट रेट इज 10%, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख सकते हैं एंड देन प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड देन एक कॉलम बनेगा अपना क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। तो एक जो क्वेश्चन हमने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का सॉल्व किया है एक्जैक्टली सेम मैनर में प्रेजेंट करना है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए मार्क कीजिए, विल डिस्कस इट टुमारो एंड टुमारो विल बी सॉल्विंग NPV क्वेश्चंस। ओके, सो विल कंक्लूड फॉर नाउ, बस एक ही क्वेश्चन होमवर्क के लिए कीजिए।